everyone, welcome to our healthcare series presented by SSB Heart and Multi-Speciality Hospital. I am with you, Shikha Yadav. As we all know, heart problems are very common nowadays in India. Heart disease describes a range of conditions that can affect your heart, जिसमें कुछ भी हो सकता है, like angina pain हो सकता है, sudden blockages हो सकती है, heart failure हो सकता है, heart attack हो सकता है, valves की प्रॉब्लम हो सकती है, fibrillation हो सकता है, एंड सो ऑन. और कंडीशंस जो हैं ये डिपेंड करती हैं आपको कि सिम्टम्स भी आपके किस तरह के हार्ट प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं. नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज डायग्नोसिस. अर्ली एंड प्रॉपर डायग्नोसिस हैज़ ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन हार्ट पेशेंट्स. तो आइए इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं. हमारे साथ मौजूद सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सिद्धांत बंसल के साथ फ्रॉम SSB हॉस्पिटल. डॉक्टर सिद्धांत, वेलकम टू द शो. थैंक यू शिखा. डॉक्टर सिद्धांत, मैं आपसे बात करना चाहूँगी हार्ट प्रॉब्लम्स के बारे में. बहुत फेमिलियर टर्म, हम सभी जानते हैं. हार्ट प्रॉब्लम्स हर घर में कहीं ना कहीं आसपास सुनने को मिलता है. बेसिकली आम आदमी कैसे हार्ट प्रॉब्लम्स को समझ सकता है कि ये क्या है, और लगभग कितने तरह की हार्ट प्रॉब्लम्स जनरली देखने को मिलती हैं? हार्ट प्रॉब्लम्स में मोस्ट कॉमन हार्ट प्रॉब्लम है हार्ट की नसों में ब्लॉकेज बनना. वो काफ़ी फॉर्म्स में मैनिफेस्ट कर सकती हैं. एक हो गया एंजाइना, जब वो चलते हैं, पेशेंट या कोई पर्सन चलता है तो उसको छाती में दर्द होता है. दूसरा, अगर ब्लॉकेज जो है वो 100% टोटली ऑक्लूड कर दे या क्लॉट बन के बंद ही कर दे नस को, हार्ट की नस को, तो पेशेंट को हार्ट अटैक हो सकता है. ओके. तो ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है हार्ट की. तीसरी है हार्ट फेलियर. हार्ट फेलियर है जब हार्ट की पंपिंग कम हो जाए. हार्ट की जो इजेक्शन फ्रैक्शन जो है 60% होता है हार्ट का, वो अगर 50, 40, 30 रह जाए तो हार्ट फेलियर होने का चांस होता है, जिसमें ब्लड सप्लाई बॉडी को वो कम मिलता है. और दूसरा, हार्ट फेलियर में क्या होता है कि हार्ट जब कम पंप करता है तो जो ब्लड है वो बैक फ्लो होकर लंग में कंजेशन कर देता है और फ्लूइड भर जाता है लंग में. फिर चौथी प्रॉब्लम हार्ट की हो गई एरिथमियास. एरिथमियास में जो है टैकियरिथमिया है, ब्रैडियरिथमिया है. ब्रैडियरिथमिया में पर्सन की जो हार्ट बीट है वो स्लो हो जाती है. नॉर्मल जो हार्ट रेट है 60 to 100 पर मिनट. ओके. मोर देन 100 आता है टैकिकार्डिया में, और लेस देन 60 हो गया ब्रैडिकार्डिया. तो जब 60 से कम हो जाए हार्ट की धड़कन, उसमें अगर कई बार हार्ट पेशेंट की या पर्सन की हार्ट रेट 30 हो जाती है, 40 हो जाती है, तो वो डेंजरस हो सकता है. और अगर किसी का 150, 160 हार्ट रेट चले जाए तो उसके लिए भी हमें इवैल्यूएट करना होता है. तो हार्ट की दिल की धड़कन बढ़ना या कम हो जाना वो एक प्रॉब्लम. फिर पांचवी जो अगली प्रॉब्लम हो सकती है हार्ट में, वो है वेल्व का लीकेज या वेल्व का स्टेनोसिस. तो हमारा दो मेन इंपॉर्टेंट माइट्रल और आयोटिक वेल्व हैं. वैसे तो 4 वेल्व्स हैं, ट्राइकस्पिड भी है, पल्मोनरी भी है, बट लेफ्ट साइडेड हार्ट प्रॉब्लम्स आर मोर कॉमन देन द राइट वन. तो माइट्रल वेल्व या आयोटिक वेल्व का सिकुड़ जाना या उनमें लीकेज होना, ये एक बहुत काफी कॉमन प्रॉब्लम है. स्पेशली हमारी कंट्री में जहां रूमेटिक हार्ट डिजीज बहुत कॉमन है, तो रूमेटिक हार्ट डिजीज में माइट्रल वेल्व जो है हमारा, वो काफी लोगों में सिकुड़ जाता है. जो 30-40 में, तो माइट्रल वेल्व की स्टेनोसिस होना, आयोटिक वेल्व की स्टेनोसिस होना, ये भी एक काफी कॉमन प्रॉब्लम है. फिर एक जो कॉमन प्रॉब्लम बच्चों में है वो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है. कंजेनाइटल हार्ट डिजीज में काफी कॉमन है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट या वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट. तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हार्ट से संबंधित हैं. जी. डॉक्टर सिद्धांत, वार्निंग साइन एंड सिम्टम्स में हम कौन से सिम्टम्स को काउंट कर सकते हैं जब हमें ये डिसाइड करना है कि हम हमें नियर बाय अपने कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है, कोई हार्ट प्रॉब्लम हमें हो सकती है? हाँ जी. तो वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स में मोस्ट कॉमन आ गया चेस्ट पेन. जब पर्सन या तो जब चल रहा है, चलने पे चेस्ट पेन हो रहा है, फिर रुक के बैठने पे कम हो रहा है, तो उसको एंजाइना बोलते हैं. वो एंजाइना जो है, स्टेबल एंजाइना, वो सॉर्बिटेट लेने से कम हो जाता है. वो थोड़ा सा बंदा चलता है और रुकता है, फिर कम हो जाता है. और जो एंजाइना मेनली तब होता है जब 70-80% ब्लॉकेज बन जाए हार्ट की नसों में. उसके बाद एक होता है हार्ट अटैक. हार्ट अटैक के अंदर जो है वार्निंग साइन में सीवियर चेस्ट पेन होगा, जो कि रेस्ट पे भी कम नहीं होगा. रेस्ट पे होगा और चलने पे भी और बढ़ेगा. दूसरा, उनको स्वेटिंग होगी, वो नॉजिया वॉमिटिंग लगेगी. तो ये हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं. फिर पेशेंट को जॉ में पेन हो सकता है, लेफ्ट आर्म में पेन हो सकता है. चेस्ट का पेन जब वो लेफ्ट आर्म में या लेफ्ट हैंड में इनर साइड पे जाए तो वो हार्ट का सिम्टम है. फिर पेशेंट को, अगर पर्सन को ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, चलने पे सांस फूलता है, तो वो एक हार्ट की इशू हो सकती है. हार्ट फेलियर हो सकता है पेशेंट को जब चलने पे उसका सांस फूले.
और अगर लेटने पे पेशेंट पर्सन का सांस फूलता है या पर्सन अगर कोई कई बार पेशेंट बताते हैं कि उनको 2 या 3 तकिए लगाने पड़ते हैं सोने के लिए, तो इसका मतलब उनको हार्ट फेलियर का सिम्टम है कि तकिया लगा के सो रहे हैं क्योंकि वो सीधा लेट नहीं पा रहे। फिर हार्ट के लक्षण ये हो गए, दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाना या बहुत कम हो जाना। ये अगर आपको है कि दिल की ऐसे लगे कि हार्ट की बीट मिस हो रही है या धड़कन दिल की बहुत बढ़ गई है, पैल्पिटेशन जिसे बोलते हैं, तब आपको कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है। फिर अगर चक्कर आके आपको कभी बेहोशी हो जाए, गिर जाए, बेहोश हो जाए, तो इसमें भी फिर एक सिंकोप बोलते हैं इसको, इसके ये भी एक वार्निंग साइन एंड सिम्टम है हार्ट डिजीज के लिए। अगर पर्टिकुलरली हार्ट अटैक की बात करें तो किस तरह के सिम्टम्स होते हैं जिन पे हमें अलर्ट हो जाना है? हार्ट अटैक में मोस्ट कॉमन तो चेस्ट पेन ही है। चेस्ट पेन रेडिएटिंग टू लेफ्ट आर्म, जॉ पेन, और यहाँ कई बार यहाँ पे थ्रोट में भी पेन होता है जी। और कई बार चेस्ट पेन इट कैन बैक में भी चले जाता है। तो मोस्ट कॉमन हार्ट अटैक का सिम्टम चेस्ट पेन है। कई पेशेंट्स जो हैं डायबिटिक हैं, डायबिटिक पेशेंट्स में चेस्ट पेन कई बार नहीं होता क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में जो है उनको डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, तो उनमें काफी बार जो नर्व्स हैं वो डैमेज्ड होती हैं और वो पेन की परसेप्शन को उनको नहीं फीलिंग होती। तो डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं जिनकी शुगर अनकंट्रोल्ड है, उनको हार्ट अटैक के टाइम पे चेस्ट पेन नहीं होती, इनको सिर्फ स्वेटिंग होती है। तो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, शुगर आप चेक करो हाई है या फिर उनको स्वेटिंग हो रही है एक्सेसिव, तो हो सकता है उनको हार्ट अटैक के लक्षण हो। तीसरा एक हार्ट अटैक का लक्षण ये भी हो सकता है जब ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाए, पेशेंट को सडनली सांस चढ़ना लगे, छाती में हर बंदे को छाती में कई बार दर्द नहीं होता, उनको लगता है सांस फूलने लगे, तो सांस फूलना लंग का इशू भी हो सकता है, हार्ट का भी हो सकता है। तो हार्ट अटैक में काफी बार हार्ट फेलियर भी होता है जिसकी वजह से पर्सन का सांस फूलने लगता है। अगर हार्ट अटैक हुआ है और बंदा घर पर है तो फर्स्ट एड क्या कर सकते हैं घर पर? अगर एक पर्सन को घर पे बैठे चेस्ट पेन हो बहुत सीवियर बैठे बैठे, और सॉर्बिटेट, सबसे पहले तो उसको सॉर्बिटेट ले लेनी चाहिए जीभ के नीचे। फिर सॉर्बिटेट से भी अगर पेन जो है काफी बार कम नहीं होगा क्योंकि हार्ट अटैक का पेन तो हार्ट की नस बंद करने पे हो जाता है, तो सॉर्बिटेट से भी पेन ना कम हो, फिर एक डिस्प्रिन की टैबलेट चबा लें, 300 मिलीग्राम की इकोस्प्रिन है या डिस्प्रिन है वो चबा लें। दूसरा अगर टिकाग्रोलोर भी घर पे अवेलेबल है ब्लड थिनर, वो भी उसकी 90 mg की 2 टैबलेट्स खा लें। और इमीडिएटली अटोरवास्टैटिन, तीसरी टैबलेट अटोरवास्टैटिन और या रोजुवास्टैटिन की, जो अटोरवास्टैटिन 80 मिलीग्राम ले लें। और फिर अपने नियर बाय हॉस्पिटल में या कार्डियक सेंटर में इमीडिएटली जाएं, अपनी ईसीजी करवाएं और एक हार्ट स्पेशलिस्ट को या फिर जो डॉक्टर हैं एमबीबीएस एमडी जो भी अवेलेबल हैं आपके नियर बाय, उनको अपनी ईसीजी दिखाएं। अगर आपकी भी हार्ट रिलेटेड कोई क्वेरी है जिसका आंसर आप जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो अगर डायग्नोस्टिक टेस्ट की आपने यहाँ पर बात करी है, अगर किसी भी तरह के हार्ट के सिम्टम्स आ रहे हैं या हार्ट अटैक के सिम्टम हैं, तो कौन कौन से टेस्ट हैं जो पर्सन को फर्स्टली करा लेने चाहिए? ईसीजी या इको क्या रिकमेंड किया जाता है? हाँ जी, तो हार्ट अटैक में सबसे इम्पोर्टेंट जो टेस्ट है वो है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में हम हार्ट अटैक का एक तो हम बता सकते हैं है या नहीं है, दूसरा एवोल्यूशन भी बता सकते हैं कि टाइम पीरियड कब से हो रहा है, या इसे बोलते हैं इवॉल्व्ड एमआई, तो उसके भी चेंजेस पता चल जाते हैं। तो ईसीजी में हमें काफी बार तो टाइम फ्रेम भी पता चल जाता है कि कब से हार्ट अटैक चल रहा है। सो ईसीजी तो मेन टेस्ट है डायग्नोस्टिक। फिर है इको कार्डियोग्राफी और कार्डियक अल्ट्रासाउंड। इसमें हम हार्ट का पंपिंग फंक्शन देखते हैं और देखते हैं कि कौन सी टेरिटरी में या कौन सी वॉल में पंपिंग कम हो रही है या कॉन्ट्रैक्शन कम है। तो जैसे हमारी मैंने बताया हार्ट की 3 मेन नसें हैं, एलएडी, सर्कमफ्लेक्स और आरसीए, तो उनकी एक डेफिनेट टेरिटरी है हार्ट में, तो उस टेरिटरी को हम स्टडी कर सकते हैं इकोकार्डियोग्राफी पे और एक अंदाजा लगा सकते हैं कि एलएडी या सर्कमफ्लेक्स की टेरिटरी में ब्लड सप्लाई कम है तो वो पंपिंग कम है, तो इको का काफी मेजर रोल है। फिर हम हार्ट के जब पंपिंग कम होगी तो कोई वेल्व में साथ में एसोसिएटेड लीकेज तो नहीं, तो वो भी हमें कार्डियक अल्ट्रासाउंड या इको पे हम देख सकते हैं। फिर अगर ईसीजी इको के बेसिस पर अगर हमारा शक ज्यादा है कि हमें लग रहा है ईसीजी में चेंजेस हैं हार्ट अटैक के, इको में भी पंपिंग कम आ रही है, वेल्व में लीकेज है बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक, तो हमें फिर कोरोनरी एंजियोग्राफी है। कोरोनरी एंजियोग्राफी एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है डायग्नोसिस के लिए, जिसमें मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा। ये कोरोनरी एंजियोग्राफी की इमेजेस हैं। तो कोरोनरी एंजियोग्राफी हम यहाँ से राइट रेडियल के थ्रू लोकल देकर फिर पंचर करके, यहाँ पे बहुत ही इजी 10 to 15 मिनट्स का टेस्ट है जिसमें हम फ्लूरोस्कोपिक इमेजेस लेते हैं हम कैथ लैब मशीन में। तो वहां से हम एक आर्टीरियल कैनुला लगा के
फिर अपने गाइड के थ्रू, गाइडिंग कैथेटर के थ्रू हम हार्ट की नसों को चेक करते हैं। तो हार्टों की 3 नसें जो हैं, ये राइट कोरोनरी आर्टरी, ये एलएडी और सर्कमफ्लेक्स को हम तीनों को चेक करते हैं कोरोनरी एंजियोग्राफी में कि कोई ब्लॉकेज तो नहीं। तो अगर ब्लॉकेज 70% से ज्यादा है तो हम स्टेंटिंग में जाते हैं। हार्ट अटैक के पेशेंट्स में जनरली क्लॉट बन के वो नस पूरी तरह बंद हो जाती है जब पेशेंट को मेजर हार्ट अटैक होता है। तो किन किन कंडीशन में पर्टिकुलरली एंजियोग्राफी को रिकमेंड किया जाता है या एंजियोग्राफी स्टंटिंग को रिकमेंड किया जाता है? एंजियोग्राफी, एक तो मैंने जैसे आपको बताया कि पेशेंट को हार्ट अटैक के लक्षण हैं, साथ में ईसीजी, इको में चेंजेस हैं, तब तो कोरोनरी एंजियोग्राफी मस्ट है। ओके। फिर अगर पेशेंट मान लो उसको ईसीजी इको ठीक है, कई बार पेशेंट जो है उनको छाती में दर्द होता है चलने पर और वो हॉस्पिटल जाते हैं तो ईसीजी इको नॉर्मल आता है। तो ईसीजी इको नॉर्मल होने के बावजूद भी हो सकता है पेशेंट को ब्लॉकेज हो हार्ट की नसों में। तो फिर हम नेक्स्ट टेस्ट है ट्रेडमिल टेस्ट। ट्रेडमिल टेस्ट में हम स्टेबल एंजाइना के लिए हम ट्रेडमिल टेस्ट कराते हैं। अनस्टेबल एंजाइना या एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में हम नहीं करते ट्रेडमिल टेस्ट। उसमें डायरेक्टली हमें एंजियोग्राफी करनी है। जब ईसीजी और इको में ही हार्ट अटैक लग रहा है तो हम टीएमटी नहीं करेंगे, तब हम कोरोनरी एंजियोग्राफी करेंगे। अगर पेशेंट को स्टेबल एंजाइना है, ईसीजी इको नॉर्मल है, सिर्फ चलने पे पेन हो रहा है, बैठने पे आराम हो रहा है, तो फिर हम ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं। ट्रेडमिल टेस्ट के अंदर हम चेक करते हैं कि जब वो वॉक कर रहा है या स्ट्रेस ले रहा है या एक्सरसाइज कर रहा है, साइकिलिंग कर रहा है, तो उसके ईसीजी में कोई चेंजेस तो नहीं। अगर ट्रेडमिल टेस्ट पॉजिटिव आता है, वेरिएशन आते हैं ईसीजी में वॉकिंग पे, तो फिर हमें फिर से कोरोनरी एंजियोग्राफी में देखना है कि ब्लॉकेज तो नहीं है उनकी हार्ट की नसों में। और डॉक्टर साहब, अगर एंजियोप्लास्टी की बात करें तो कौन कौन सी कंडीशन होती है जिसमें एंजियोप्लास्टी रिकमेंड की जाती है? पेशेंट को कब करवानी चाहिए? हाँ जी, तो एंजियोप्लास्टी से पहले एंजियोग्राफी हम करते हैं जी। जब भी हार्ट अटैक है या एंजाइना है तो उन कंडीशंस में एंजियोग्राफी में हम देखते हैं कि हार्ट की नसों में ब्लॉकेज कितनी है जी। तो हार्ट की 2 मेन नस हो गई, एक तो लेफ्ट मेन हो गई, लेफ्ट मेन से एलएडी और सर्कमफ्लेक्स है और राइट कोरोनरी आर्टरी है जी। तो राइट कोरोनरी आर्टरी में 70% से ऊपर की ब्लॉकेज, एलएडी और सर्कमफ्लेक्स में भी 70% से ऊपर की ब्लॉकेज और लेफ्ट मेन में 50% से ऊपर की ब्लॉकेज अगर है तो पेशेंट को एंजियोप्लास्टी की रिक्वायरमेंट है। 70% से कम अगर ब्लॉकेज है तो हम मेडिसिन एडवाइस करते हैं कि एक पर्सन कैन हैव अ ट्रायल ऑफ मेडिसिन। तो क्योंकि 70% से ऊपर वाले ब्लॉक ही पेशेंट को चेस्ट पेन करते हैं ज्यादातर, 70% से नीचे जो है वो हम मेडिसिन पे रख के कोशिश करते हैं कि उनका पेन ठीक हो जाए। और डॉक्टर सिद्धांत, एंजियोप्लास्टी किन किन कंडीशंस में आप लोग रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स को? हाँ जी, तो एंजियोप्लास्टी जो है वो एंजियोग्राफी के बाद हम करते हैं। एंजियोग्राफी में हम हार्ट की नसें चेक करते हैं। एक तो राइट कोरोनरी आर्टरी हो गई और एलएडी और सर्कमफ्लेक्स हो गई जी। तो एलएडी, सर्कमफ्लेक्स या आरसी में अगर 70% से ऊपर की ब्लॉकेज है तो हम उन कंडीशंस में एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग एडवाइस करते हैं। ओके। लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी जो है वो डिवाइड करती है एलएडी सर्कमफ्लेक्स में। अगर लेफ्ट मेन में 50% से ऊपर ब्लॉकेज है तो उसमें भी हम एंजियोप्लास्टी रिकमेंड करते हैं। तो एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग में होता क्या है, जहां ब्लॉकेज बन गया, अगर वो 70% से ऊपर ब्लॉकेज है तो हम वहां पे वायर से उस ब्लॉक को क्रॉस करते हैं। उसके ऊपर हम बैलून ले जाके उसको फिर ओपन करते हैं ब्लॉक को, और उसी बैलून को फिर निकाल के उस वायर के ऊपर स्टेंट ले जाते हैं और फिर स्टेंट को हम लोग डायलेट कर देते हैं। इससे जो है स्टेंट डलने के बाद हमारी नस जो है वो सेम हो जाती है एज 0 ब्लॉकेज, तो मतलब वो ब्लॉक खत्म हो जाता है जी। ठीक है। एंजियोप्लास्टी जो है वो अबव 70% है, बिलो 70% ब्लॉकेज हम मेडिसिन पे रखते हैं पेशेंट को। एंड वंस एंजियोप्लास्टी इज डन तो आफ्टर केयर या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस किस तरह का आप रिकमेंड करते हैं? इकोस्प्रिन या टिकाग्रिलोर। इकोस्प्रिन टिकाग्रिलोर जो है वो कम से कम 1 ईयर तक हम लोग को देना होता है ब्लड थिनर। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो हमने स्टेंट लगाया है उसमें फिर से कोलेस्ट्रॉल जम सकता है, उसमें फिर से ब्लॉकेज आ सकती है। तो जो वो स्टेंट्स हमारे हैं ड्रग एल्यूटिंग सेकंड जनरेशन स्टेंट्स, जो अभी लेटेस्ट रिकमेंडेड हैं। वर्ल्ड के जो बेस्ट स्टेंट्स हैं वो सेकंड जनरेशन ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट्स हैं। उनमें मेटल है और उसके आसपास ड्रग रिलीज होता है। तो उन ड्रग्स वो स्टेंट को पेटेंट रखता है। तो उसके साथ साथ हमें ब्लड थिनर्स देने होते हैं पेशेंट को 1 ईयर। सेकेंड, पोस्ट एंजियोप्लास्टी इंपॉर्टेंट है। पर्सन जो है 24 to 48 आवर्स, अगर हाथ से हुआ है तो हाथ में कोई स्वेलिंग तो नहीं आई जहां पे हमने पंचर लिया, या ग्रॉइन में जहां से हमने किया वहां कोई स्वेलिंग तो नहीं है या कोई मास तो नहीं बन गया, वो चेक करना इंपॉर्टेंट है 24 to 48 आवर्स। फिर पोस्ट एंजियोप्लास्टी रिकवरी में पेशेंट के लिए या पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट है कि इनिशियल 1 to 2 वीक्स या स्पेशली 2 वीक्स वो लाइट वर्क ही करे।
स्पेशली 48 आवर्स टू 2 वीक्स वो लाइट वर्क शुरू कर सकता है, रूटीन अपना काम कर सकता है, हैवी वर्क ना करे। आफ्टर 2 वीक्स वो अपना रूटीन वर्क शुरू कर सकता है जो वो नॉर्मल काम करता है, बट उसके बाद भी हैवी वर्क को अवॉइड करें, क्योंकि काफी बार हार्ट अटैक के पेशेंट्स जो हैं उनकी एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग के बाद पंपिंग में की रिकवरी में टाइम लगता है। काफी बार हार्ट अटैक के बाद पेशेंट्स की हार्ट की पंपिंग 30 या 40% रह जाती है। तो इन सिचुएशंस में हम जब स्टेंट डाल भी देते हैं तो जो हार्ट का मसल है उसको टाइम लगता है रिकवर करने में, टू कम बैक टू 60% और 55% जो नॉर्मल पंपिंग है। तो उस रिकवरी के टाइम अगर पेशेंट एक्सर्ट करता है तो उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है। तो इसलिए पोस्ट एंजियोप्लास्टी 2 वीक्स के बाद वो अपना रूटीन वर्क तो कर सकता है बट हैवी वर्क को अवॉइड करे। जी। फिर चौथा पोस्ट एंजियोप्लास्टी इंपॉर्टेंट है, वो अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करे जिनकी वजह से पहले उसको अटैक आया। फॉर एग्जांपल अगर वो स्मोकिंग करता था तो उसको बंद करें, डाइट को अपना मॉडिफाई करें, अपनी लो फैट चीजें ले, लो फैट योगर्ट हो गया, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ले, होल ग्रेन व्हीट ले, तो अपनी डाइट को मॉडिफाई करे, एरोबिक एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट करे आफ्टर 2 वीक्स, स्ट्रेस को अवॉइड करे। जी। तो ये रिकमेंडेशंस है। और सबसे इंपॉर्टेंट है पोस्ट एंजियोप्लास्टी अपना फॉलोअप जो है, जो आपका कार्डियोलॉजिस्ट है, जो आपका लोकल डॉक्टर है, उसके साथ फॉलोअप हमेशा कंटिन्यू करें, अपना रूटीन चेकअप आप ना बंद करें, क्योंकि पोस्ट एंजियोप्लास्टी केयर में वो भी इंपॉर्टेंट है कि हम आपका रूटीन चेकअप, आपकी मेडिसिन हम एडजस्ट करते रहें आपका बीपी के अकॉर्डिंग, शुगर के अकॉर्डिंग, तो वो फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। और डॉक्टर सिद्धांत, एंजियोप्लास्टी की लाइफ लगभग हम कितनी मान सकते हैं? क्या पर्सन उसके बाद कंप्लीटली सेफ होता है? हार्ट अटैक के रिस्क के या आगे होने के चांसेस लगभग 0 हो जाते हैं या दोबारा भी हो सकता है? एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग के बाद भी जो स्टेंट हमने डाला है, डायबिटिक पेशेंट्स में 4 to 5% चांस है कि उस स्टेंट में रीस्टेनोसिस हो जाए या क्लॉट बन जाए। तो इसलिए डायबिटिक्स को बोलते हैं अपनी शुगर कंट्रोल में रखें और ब्लड थिनर्स कंटिन्यू करते रहें और लाइफस्टाइल पे फोकस करें। और फिर भी अगर डायबिटिक नहीं भी है पेशेंट, तब भी जो स्टेंट लगाया है उसमें क्लॉट बनना या फिर उसके स्टेंट के अंदर रीस्टेनोसिस होना या दोबारा कोलेस्ट्रॉल जमने का भी 1 to 2% चांस रहता है। बट इन चांसेस को हम कम कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल से, अवॉइडिंग स्मोकिंग, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स से। जो पहले के बेयर मेटल स्टेंट्स थे जो आज 20-25 साल पहले आते थे, उनमें 20% रिस्क था रीस्टेनोसिस का या स्टेंट बंद होने का। बट अभी जो सेकंड जनरेशन ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट्स हैं उसमें सिर्फ 1 to 2% चांस होता है कि वो रीस्टेनोसिस हो जाए या स्टेंट में कोलेस्ट्रॉल फिर से बन जाए। जनरली इन स्टेंट्स की जो है लाइफ लॉन्ग चलते हैं ये। जी। अगर आपकी भी हार्ट रिलेटेड कोई क्वेरी है जिसका आंसर आप जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। कार्डियक फील्ड में अगर हम न्यू मॉडलिटीज़ की बात करें तो अब क्या क्या अवेलेबल है जो न्यू मॉडलिटीज़ हम अवेल कर सकते हैं, फैसिलिटीज़ हार्ट पेशेंट्स अवेल कर सकते हैं? तो अभी न्यू मॉडलिटीज़ के अंदर जो है, जो हमारे एसएसबी हॉस्पिटल में अवेलेबल है, ईसीजी, इको, टीएमटी तो एक रूटीन चीज है, कैथ लैब, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी भी रूटीन है अब हार्ट सेंटर में। बट हमारे पास इनके अलावा हमने सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी और कार्डियक एमआरआई, ये 2 एक्स्ट्रा मोडालिटीज हैं, इमेजिंग मोडालिटीज हैं विच आर अबव ईसीजी, इको, टीएमटी रूटीन में है। तो जैसे मैंने बताया, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी के अंदर हम 3D पिक्चर्स ले सकते हैं, हार्ट की वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कर सकते हैं, उसका कैल्शियम स्कोर असेस कर सकते हैं, फिर हार्ट की नसों को देख सकते हैं। ये नॉन इन्वेजिव है, इसमें हम आर्टीरियल पंचर भी नहीं लेते। हम जैसे कैनुला लगाते हैं पेशेंट को, वीनस कैनुला, उसी के थ्रू हम डाई देते हैं और पर्सन को टेबल पे बस 5 to 10 सेकेंड्स के लिए ब्रेथ होल्ड करना होता है। उसी में सीटी मशीन जो है वो हार्ट की नसों का इमेजेस बना देती है और कैल्शियम स्कोर भी कैलकुलेट कर लेती है। इस कैल्शियम स्कोर के मदद से हम पेशेंट की रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन कर सकते हैं या फिर उसका फ्यूचर हार्ट अटैक का रिस्क भी असेस कर सकते हैं। क्योंकि अगर पेशेंट का कैल्शियम स्कोर मोर देन 400 है, जिसमें सीवियर कैल्सिफिकेशन है कोरोनरीज में, तो उन पर्सन का हार्ट अटैक का रिस्क हाई है। अगर कैल्शियम स्कोर 100 से कम है या एक्चुअली 10 से भी कम है अगर, तो उनका लो रिस्क है फॉर फ्यूचर हार्ट डिजीज। दूसरी जो इंपॉर्टेंट मोडालिटी हमारे सेंटर में अवेलेबल है इमेजिंग में, वो है कार्डियक एमआरआई। कार्डियक एमआरआई के अंदर एक तो इको हो गया, इको या कार्डियक अल्ट्रासाउंड जो काफी सेंटर्स में अवेलेबल है ऑल अक्रॉस इंडिया। उसमें हम हार्ट की पंपिंग देखते हैं, वेल्व्स देखते हैं। कार्डियक एमआरआई में हम हार्ट की पंपिंग वेल्व्स के अलावा हार्ट में फाइब्रोसिस देख सकते हैं, स्कारिंग देख सकते हैं जो इको में नहीं दिखती काफी बार, और स्कारिंग का परसेंटेज असेस कर सकते हैं। उसमें क्या है, हम सडन कार्डियक डेथ का भी रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं। तो ये 2 न्यू मोडालिटीज हैं हमारे सेंटर में।
तो सिटी कॉरोनरी स्कैन किस कंडीशन में आप लोग रिकमेंड करते हैं पेशेंट को? सिटी कॉरोनरी एंजियोग्राफी हम रिकमेंड करेंगे पेशेंट को अगर कोई पर्सन है जिसको मान लो तो ईसीजी को नॉर्मल है, चेस्ट पेन हो रहा है, या कोई डायबिटिक हाइपरटेंसिव है, वो अपनी कॉरोनरीज चेक कराना चाह रहा है जी। और कोई पर्सन है जिसको हमें लग रहा है हार्ट डिजीज है और उसको एंजियोग्राफी से डर लग रहा है, इन्वेजिव कॉरोनरी एंजियोग्राफी से, तो उनमें हम सिटी कॉरोनरी एंजियो कर सकते हैं। ये बेसिकली मॉडरेट रिस्क या लो रिस्क पर्सन के लिए है। किसी को कोई चेस्ट पेन नहीं है बट डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, किसी को फैमिली हिस्ट्री है बट उसको एज सच कोई सिम्टम्स नहीं है, चेस्ट पेन नहीं है, ईसीजी को ठीक है, तो उनका हम एक रूटीन चेकअप कर सकते हैं क्योंकि सिटी कॉरोनरी एंजियो एक मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है। तो काफी सेफ प्रोसीजर है और बहुत ही एग्जैक्ट रिजल्ट और इसकी इमेजेस मिलते हैं जैसा कि आपने बताया। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपकी भी हार्ट रिलेटेड कोई क्वेरी है जिसका आंसर आप जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, फ्यूचर के रिस्क को, हार्ट अटैक अगर होने वाला है या नहीं होने वाला है, किस तरीके से डिटेक्ट किया जा सकता है? फ्यूचर रिस्क में है एक फ्रेमिंगम हार्ट स्कोर आता है और ASCVD स्कोर होता है, 10 ईयर रिस्क स्कोर कैलकुलेट हम कर सकते हैं। उसके काफी सारे पैरामीटर्स हैं, वो एक अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने, अमेरिकन गाइडलाइंस ने एक ASCVD 10 ईयर रिस्क कैलकुलेटर दिया है जी। उसमें हम पेशेंट का ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल लेवल, फिर उसका कहाँ से है वर्ल्ड में, इंडियन है या फिर अफ्रीका से है, उसके मतलब उसका जेंडर के हिसाब से, रेस के हिसाब से, और काफी पैरामीटर्स, डाइट, स्मोकर, नॉन स्मोकर, इन सब पैरामीटर्स के हिसाब से एक ASCVD का 10 ईयर रिस्क कैलकुलेटर है। बट ये 10 ईयर काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसके अलावा हम सिटी कॉरोनरी एंजियोग्राफी पे भी रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं। डॉक्टर सिद्धांत, कुछ कंडीशंस में 24 आवर्स ECG मॉनिटरिंग भी की जाती है पेशेंट को हॉस्पिटल में रखकर, तो ये किस तरह की कंडीशंस होती हैं और इसमें कब हॉल्टर मॉनिटरिंग की जाती है? 24 आवर ECG और या फिर हॉल्टर जिसे हम बोलते हैं, वो तब करते हैं जब पेशेंट को मान लो दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती हो और जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तब नॉर्मल हो गई, या फिर कोई पेशेंट को चक्कर आके वो गिर गया हो घर पे, या ब्लैकआउट हो गया हो जिसे हम कहते हैं, या आंखों के सामने कुछ टाइम के लिए काला पर्दा आ जाना। तो इस कंडीशंस में जब जिसे सिंकोप बोलते हैं, जैसे जो चक्कर आके गिरना, जो सिंकोप है, या फिर दिल की धड़कन बहुत तेज होना, पैल्पिटेशंस होना जी, तो इन कंडीशंस में हम हॉल्टर एडवाइस करते हैं जब ECG नॉर्मल आए। अगर मान लो पेशेंट पहुंचा हॉस्पिटल, तब तक पैल्पिटेशन या दिल की धड़कन सेटल हो गई, और या फिर उसको चक्कर आके गिरा और फिर जब तक वो हॉस्पिटल लेकर गए तब वो नॉर्मल हो गया, तो फिर हम 24 घंटे की ECG लगा के ये मॉनिटर करते हैं कि उनकी दिल की धड़कन जो है या दिल का रिदम जो है वो ठीक है या नहीं है। क्योंकि कई बार पेशेंट का हार्ट रेट अगर 20 या 30 हो जाए या दिल की धड़कन बहुत कम हो जाए, तो उनका, या फिर हार्ट में बीच में हार्ट स्टॉप हो गया 2 सेकंड्स के लिए, 3 सेकंड्स के लिए पॉज आ गया, तो उन कंडीशंस में पर्सन को चक्कर आ सकता है और वो गिर सकते हैं। दैट कैन बी डेंजरस टू हिज लाइफ। उन कंडीशंस में पेसमेकर रिकमेंडेड होता है। फिर कब कुछ पेशेंट्स जो हैं उनकी दिल की धड़कन बीच बीच में 140, 150, 200 तक हार्ट रेट पहुंच जाता है, और कई बार जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचे तो नॉर्मल हो गई ECG, तो हम हॉल्टर लगा के चेक करते हैं कि उनका दिल की धड़कन 24 आवर्स में कितनी फ्लक्चुएट हुई, वो कितनी हाई गई, कितनी लो गई, कितनी, फिर वो एवरेज हार्ट रेट कितना रहा उनका, बहुत हाई हार्ट रेट में उनका रिदम क्या था, एट्रियल फिब्रिलेशन था या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, VF तो नहीं, क्योंकि VT VF जो है जब 200 250 पे VT हो जाए या 350 400 अगर वेंट्रिकल रेट पहुंच जाए तो VT VF होके पेशेंट को सडन कार्डियक डेथ का भी रिस्क होता है। तो जब पेशेंट्स पे हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि VT की मॉनिटरिंग करनी है या दिल की धड़कन बहुत कम तो नहीं हो गई, उसको हमें इवैल्यूएट करना है, तो हम पेशेंट को हॉल्टर एडवाइस करते हैं जो 24 घंटे की ECG है, और उसमें फिर रिदम असेस करके फिर फर्दर मैनेजमेंट जो उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम फिर फर्दर ट्रीटमेंट देते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर सिद्धांत फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन। आज हमने बात करी डॉक्टर सिद्धांत के साथ कि वार्निंग साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, हार्ट अटैक के किन सिम्टम्स के नज़र आने पर आपको अपने नज़दीकी कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है। अगर आप अर्ली और प्रॉपर डायग्नोसिस करवा लेते हैं तो एक बेहतर ट्रीटमेंट के ज़रिए डेफिनेटली बहुत सारी लाइफ को हम सेव कर सकते हैं। तो अगर आपको या आपके किसी भी फैमिली मेम्बर को कार्डियो से रिलेटेड यानी कि हार्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई दिक्कत है या कोई क्वेरी है, तो विदाउट एनी सेकंड थॉट आप SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के कार्डियक डिपार्टमेंट में कंसल्ट कर सकते हैं। तो स्टे हेल्दी, बी सेफ।